See the man who won't stay for your meal, getting all a piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. इसका जो अव्वलीन ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपको एकेडमिकली नहीं पढ़ाना, आपको प्रैक्टिकली बताना। सो अगर मैं एकेडमिकली चलूं तो मैं सेक्शन बाय सेक्शन चलूं, जो मेरे नज़दीक प्रैक्टिकल चीज़ से थोड़ा हटके होता है। तो मैं अगर देखूं कि मेरे पास एक क्लाइंट वॉक इन करता है, आपने फौरन डिटरमिन करना है कि ये मैंने स्टार्ट कहां से ले। सो समबडी वॉक्स इन, मिस्टर ए कम्स टू यू स्टेटिंग दैट जापानीज असेंबलर or Korean assembler of a car has not delivered him a car on time. मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि डेफेमेशन में फॉल कर सकता हूं मैं। लेट्स से एक जापानीज कार के असेंबलर है या एक कोरियन कार है और वो आगे कहता है जी मुझे टाइम पे गाड़ी नहीं मिली। आपका जहन गोल घूमता है, इज इट एक्स लॉ, वाई लॉ, जेड लॉ। मैंने अगर फाइल करना है तो मैं इसको किस जुम में, किस लॉ में, किस फोरम पे लिखूं? क्या मैं रिट में चला जाऊं? लेट से आपके जो सीनियर है वो हाई कोर्ट के एडवोकेट है, वो कहते हैं जी मैं रिट फाइल कर देता हूं लॉ, तो आपने बनाना है। सो दैट इज अ केस स्टडी है। सेकंड इज मिस्टर ए कम्स बैक टू यू अगेन, आपका क्लाइंट बन गया, एंड सजेस्ट दैट ही बॉट गुड्स एंड दैट सेलर इज नॉट डिलीवरिंग द गुड्स एंड दैट सम ऑफ द गुड्स मे बी डैमेज्ड। बड़ा सिंपल सा है, मैंने एक चीज खरीदी है और चीज मुझे मिली भी नहीं है और जो आधी चीज मिली है वो डैमेज्ड है। एग्जाम्पल कुड बी कॉइल, जो मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा या एक मिडिल टेयर प्लास्टिक रेजन बनाने वाला है, वो आगे कहता है जी मैंने गुड्स उससे मंगवाई हैं शेखुपुरा से, और वो जो चीजें हैं वो चीजें डैमेज हो गई। आप किधर जाएंगे? कंज्यूमर गुड्स में। सोचिए, मैं चाह रहा हूं ताकि आप इधर से हम आगे लेक्चर को शुरू करें। मैं एकेडमिक पे नहीं आता, डेफिनेशन क्या है, प्रीएम्बल क्या कहता है, आई डोंट वांट टू गो देयर। मिस्टर बी कम्स टू यू एंड आस्क्स दैट ही हैज हायर्ड अ लॉयर फॉर हिज सर्विस और हर सर्विसेज एंड दे हैव नॉट मेट देयर एक्सपेक्टेशन। और अगर लॉयर नहीं है, वो फिर बी आता है, वो कहता है मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया है हु डिड नॉट मीट अप टू द एक्सपेक्टेशन। उसकी स्टैंडर्ड, उसकी सर्विस स्टैंडर्ड्स वर नॉट अप टू द मार्क। आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ रहे हैं? ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। क्लाइंट डज नॉट नो आपने कौन सा लॉ, कौन सा सेक्शन, कौन सा लगाना है। वो कहता है मुझे रेमेडी रिलीफ चाहिए। मिस्टर वाई कम्स टू यू एंड से दैट दे एट एट अ फास्ट फूड चेन, सम रियली टॉप नॉच, या बड़ा अच्छा खाने की जगह है, और अ टॉप टियर फूड आउटलेट, कुड बी देसी फूड, कुड बी विलायती आउटलेट, एंड द फूड वाज ओवर प्राइस्ड एंड बिलो क्वालिटी। यानी प्राइसिंग और क्वालिटी, टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अगेन आपका जहन चलना शुरू हो जाना चाहिए, मैंने इसको किस तरह ब्रेक डाउन करके इसको अप्लाई किस तरह करना है। सिचुएशन 4, 5, मिस्टर जेड हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ कंज्यूमर कोर्ट और अथॉरिटी। तो बजाय मैं आपको बताऊं लॉ के अंदर अथॉरिटी क्या है, कंज्यूमर कोर्ट क्या है, मैं सीधा आपको जा रहा हूं कि अथॉरिटी ने अप्रोच किया आपके क्लाइंट को, एंड नाउ द क्लाइंट सेज कि जी मुझे इसमें से निकालो, गिव मी रिलीफ। अ केस हैज बीन फाइल्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट और विद द अथॉरिटी, एंड दैट अज्यूम्स यू नो एवरीथिंग। आपका क्लाइंट है, वो कहता है जी मुझे नोटिस आया है या मुझे अथॉरिटी ने कहा है जी ये आपके खिलाफ हम कार्रवाई करने लगे। सॉरी, थैंक यू। ये चेयर यूज कर सकते हैं अगर जैसे थैंक यू, ठीक है जी, एंड मैम थैंक यू। और एक है जी मिस किचन, मैंने ऐसे किया, एज अ पॉपुलर ब्रांड एंड शी कॉल्स यू टू नो व्हाट टू डू व्हेन शी इज रिसीव्ड अ लीगल नोटिस। सो योर क्लाइंट हैज रिसीव्ड अ नोटिस। सो देयर आर टू सिनेरियोस, आइदर यू इनिशिएट समथिंग और योर क्लाइंट हैज रिसीव्ड अ नोटिस। अगर वो नोटिस इशू करता है, वहां आपकी डिफेंस की पोजीशन आपने लेनी है। वहां ये आपको सरदर्दी नहीं है कि कौन सा लॉ है, कौन सा एप्लीकेशन है, क्या है। और एक और सिनारियो है कि जी मिस किचन जो है वो दोबारा आ जाती हैं आपके पास, वांट्स यू टू सू हर बैंक बिकॉज दे वर नॉट प्रोवाइडिंग हर विद द अप्रोप्रिएट सर्विसेज। शी ऑल्सो वांट्स टू नो इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन अनदर बैंक एंड हेंस शी कैन सू फॉर डिस्क्रिमिनेशन। So once you create a client,
That client can come back and say, जी मेरा जो बैंक है that has not given me the appropriate services, has discriminated me, मुझे overcharge किया है, मुझे जो इंटरेस्ट रेट लगाया है या प्रॉफिट लगाया है या जो मैंने मार्कअप लिया है वो मेरा अप्रोप्रिएट नहीं है. So suddenly you, and in all these scenarios the client assumes you know everything, and suddenly you go back कि जी हसन शाह साहब ने एक लेक्चर दिया था कंज्यूमर कोर्ट में. My question is or all these applications justify consumer court or consumer a case under consumer law protection? Yes, no. I would say no. So suddenly the first step that comes to your mind is, how am I going to prepare you? And for that, I have a certain thing. So the first thing I'll start off is definition. And the second thing is scope of consumer law, where the consumer law is not going to help you. And why so? ठीक है जी, बिकॉज इसका स्कोप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसका स्कोप समझेंगे तो सेकंड चीज पे समझेंगे कि आपने इसके अंदर 3 चीजों में ही आप खेल सकते हैं, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट में, या सर्विस में, या अनफेयर और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट या एक सर्विस. इन 3 डब्बों के अंदर ही रहते हुए आपने अपना जो केस है या तैयार करना है. एंड दिस इज अज्यूमिंग कि आपके पास लीगल नोटिस या आपको अथॉरिटी ने अप्रोच नहीं किया. अगर आप डिफेंस है तो मैं डिफेंस का स्टेट भी एंड पे लूंगा कि आप एज अ लॉयर डिफेंस किस तरह लेते हैं इन अ कंज्यूमर कोर्ट केस के अंदर. मैं उस पर भी आता हूं जी, मैं उस पर भी आता हूं, वो अलहदा है, और वो है सेक्शन 21 अनफेयर प्रैक्टिसेस. अनफेयर प्रैक्टिसेस में आता है कि जी आप प्रोट्रे कुछ कर रहे हैं, हो कुछ रहा है, आप किसी के साथ किसी और प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट उससे मिलता है वो नहीं. आप ऐसी चीज, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको केस स्टडी में भी दिखाऊंगा, एक लाइव केस में, कि वेबसाइट्स आजकल बहुत अवेलेबल है जिसमें वो सर्विसेज ऐसी क्लेम कर रही हैं जो सर्विसेज जब आप बाद में जाएं तो पीछे नहीं होती. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब जो डायनामिक्स हैं वो ज्यादा चेंज हो गए हैं ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू ई कॉमर्स, ड्यू टू ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स. सो कई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स आपके पास आएंगे एज क्लाइंट्स, कई अग्रीव पार्टीज आएंगी एज अफेक्टेड बाय दीज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स. एंड माइंड यू, मोस्ट ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडर्स जो बिग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनकी पीछे पूरी 18 लोगों की लीगल टीम्स बैठी हुई. सो दे आर वेल वर्स्ड विद कहां से आपने उन्होंने डिफेंस कहां लेना और कहां उन्होंने अपने क्लेम्स को, आपके क्लेम्स को डिफ्लेक्ट करना है. दूसरा, स्कोप में यह जरूरी समझना जरूरी है, और यहां लिख लें, क्या ये क्रिमिनल स्कोप के अंदर है कि सिविल के अंदर है. और जब आप सिविल के अंदर जाते हैं तो आपके पास 3-4 लफ्ज, अब मैं शहजाद भट्ट साहब के बाद ये लफ्ज दोबारा नहीं, बट एहतरामन उनको मद्देनजर रखते हुए, या आपकी इंजरी होगी, या रॉन्ग होगा, या आपको कोई क्लेम डैमेजेस का होगा. जब आप सिविल साइड पर जाते हैं ना तो आप ये 3-4 लफ्जों को जहन में रखें हमेशा, कि आइदर इट्स एन इंजरी, इट्स अ रॉन्ग, एंड इट्स अ क्लेम अगेंस्ट अ डैमेज जो कि कॉज हुआ है. चाहे वो डैमेज आपको इनकन्वीनियंस की जरूरत में हुआ है, चाहे आपको वो आपका टाइम जाया हुआ है, या ऑफ सम अदर नेचर. अगर आप यहां इन चीजों से आगे लॉ को चलेंगे ना तो आप लॉ की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को फौरन ग्रिप में रखेंगे कि मैंने सिविल नेचर का लॉ है, इंजरी, रॉन्ग या डैमेजेस के अंदर मैंने रहना है. अगर आप मुझे रिप्लेस भी कर देंगे, दैट इज अ रेमेडी फॉर समथिंग विच इज रॉन्ग. ठीक है, मिसाल के तौर पे इस एनक को खोले बगैर, मैंने एनक नहीं मंगवाई थी, मैंने मोबाइल मंगवाया. रॉन्ग ये है कि जी आप मुझे इसका रिप्लेस कर दें. इसके ऊपर के जो डैमेजेस हैं वो आप क्लेम नहीं करते. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. इंजरी इज अ डिफरेंट थिंग. एंड जो आपका डैमेजेस आ जाता है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. सो आपने यहां से जहन में बनाना है, स्कोप को समझना है, आगे समझना है मैंने कौन से 3 खानों में से एक खाने को चूज करना.
ठीक है जी। और उसके बाद हम आगे इसको चलते हैं जी। बेस्ड ऑन अबव ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द लॉ इफ एनी, ये थोड़ा सा मैं खेलने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जरा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक हमारे जो स्पेशल लॉज हैं, एनीबडी यू क्लियर ऑन स्पेशल लॉज एंड जनरल लॉज? फैमिली लॉ इज अ स्पेशल लॉ, कस्टम्स, टैक्स, लेबर, अकाउंटेबिलिटी, FIA, क्योंकि जब आपकी पुलिस है तो आप एक FIA लॉ, FIA कोर्ट, एक स्पेशल लॉ बना रहे हैं। तो जब आप स्पेशल लॉ बनाते हैं ना, आपने उसको स्पेशल करने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो अलग लॉ है, आप उसमें एक ओवरराइडिंग फैक्टर डालते हैं और उसको इस तरह शुरू में आप देखेंगे, मैंने ये लिखा, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. इस तरह के अल्फाज लिखे होंगे। Whenever you see this thing, notwithstanding anything inconsistent, remember it makes this particular phrase makes it into a special category. In other words, the enforceability the legislature gives to this particular law is over and above a general law. In making sense? Have I lost you? आप साथ हैं जी? आपने जो स्कोप के अंदर देखना है ना स्पेशल लॉ को, इस लाइन को जरूर ध्यान में रखना है कि अगर इस लाइन के अंदर है तो इसका मतलब है कि टैक्स, फैमिली लॉ या जो स्पेशल लॉ है वो जनरल लॉ से इसलिए अलग है इस सेंटेंस की वजह से। इसलिए यह जुमला आपने वहां कंज्यूमर लॉ में देखना है, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसके ऊपर का यह कि कोई लॉ इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, यानी कि कोई दूसरा लॉ इसको अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप एग्जाम्पल्स पे चले जाएं पीछे, यहां से आपने शुरू करना है। अगर एक गाड़ी किसी को टाइम पे नहीं डिलीवर हुई, क्या मेरा कंज्यूमर लॉ इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो रहा किसी और लॉ के साथ? और क्या मुझे कंज्यूमर लॉ में यह प्रोविजन हासिल है कि नहीं है? क्या बैंक के अंदर बैंकिंग लॉज इनकंसिस्टेंट तो नहीं है? क्या बैंकिंग लॉज ऊपर है कि कंज्यूमर लॉ ऊपर है? ठीक है, आपने इस चीज को रखना है। क्यों करना है? क्योंकि यह आपको शर्मिंदगी से बचाएगा कि आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद फाइल करने के बाद आपको जज ये ना कहे कि जनाब मैं बैंकिंग कोर्ट्स के या बैंकिंग लॉज के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता, या ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, या वो लॉ प्रिवेल करता है मेरे लॉ के ऊपर भी। मेकिंग सेंस? सो हम ये ढूंढेंगे सबसे पहले कि क्या हमारा लॉ इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो सकता किसी और लॉ में। उसके बाद हम देखेंगे हमारा स्कोप कितना है, प्रोडक्ट, सर्विस और उसके अंदर। सेक्शन 3 टेल्स यू that it is not going to derogate any other law. It is not, वो जो लफ्ज मैंने बताया था, not inconsistent लफ्ज नहीं इस्तेमाल। There's a difference. Inconsistent means that उसके साथ वो लॉ ऊपर आएगा। Derogation का मतलब है कि उसने उसको derogate यानी उसको नीचे नहीं लेके जाना। ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, बट what I'm trying to say is कि there is a judgment PLD 2013 जहां पे अब आप जब जजमेंट पढ़ेंगे फौरन कहेंगे service provided by a bank to its account holders. Concept of service provided in Banking Consumer Court Act was wide enough to include therein service provided by a bank which encompasses. So bank judgment ये कह रही है कि जी सर्विस जो प्रोवाइड होती है बैंक की वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के डेफिनेशन के अंदर है। मैं वापस जाऊंगा, डेफिनेशन में आती है तो आप आगे मूव करते कि मैंने कंज्यूमर केस कंज्यूमर कोर्ट के अंदर लेके जा। लेकिन देयर इज अ जजमेंट PLD 2016 Lahore 160A. Matter in question was between the bank, which was financial institution, and its customers, which could only be taken up and decided by banking code as provided under section 7(4) of Financial Institution Ordinance 2001, and being federal statute and has precedence over Punjab Consumer Protection Law as provided under Article 143 of the Constitution. And 143 Constitution क्या कहता है कि जी अगर एनी मैटर हो जिसमें प्रोविंशियल लॉ हो और फेडरल लॉ हो तो फेडरल लॉ का वजन प्रोविंशियल लॉ से ज्यादा हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्कोप के अंदर यह जरूर आपने देखना है कि यह किसी एग्जिस्टिंग लॉ के इनकंसिस्टेंट ना हो जाए।
और चूंकि आपको लफ्ज इनकंसिस्टेंट नहीं है, डेरोगेट यूज हुआ है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप इसके अंदर डेरोगेशनरी यानी कि उसकी जो स्कोप के अंदर अंदर रहना है। और वजह मैं आपको क्यों बताता हूं, दिस इज की, आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप ओपोनेंट साइड पे हुए, मिसाल के तौर पे मैं केस कर रहा हूं आप पे और आपका जो क्लाइंट है वो डिफेंस की तरफ है यानी रिस्पोंडेंट है, तो आप सबसे पहला जो डिफेंस लेंगे वो ये कहेंगे कि ये उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। मैं बैंकिंग कोर्ट हूं, ये जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये किसी और लॉ के अंडर आता है। आप मेरी बात को फॉलो करें। फूड आउटलेट है तो आप ये कह सकते हैं जी फूड अथॉरिटी पंजाब में एग्जिस्ट करती है, उसके लॉज एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये उससे कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं हो रहा? फूड अथॉरिटी लॉ में जा सकते। सो आपके पास एक किस्म का टूल आ गया है कि अगर आप प्लेंटिफ है या आप कंप्लेनेंट हैं तो आपने उसकी जुरिस्डिक्शन को काबू रखना है, और अगर आप डिफेंस की तरफ है तो आप सेक्शन 3 के अंदर खेलने की कोशिश करें और कहें जी इसके लिए तो एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है रेमेडी, इसके लिए तो एक और लॉ एग्जिस्ट करता है योर ऑनर, ये जा सकते हैं सिविल कोर्ट में, ये जा सकते हैं फूड अथॉरिटी में, ये जा सकते हैं ओम्बुड्समैन में, यहां आने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस केस को खारिज किया जाए, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो वहां क्वेश्चन शुरू हो जाएगा मेंटेबिलिटी जुरिस्डिक्शन के ऊपर, जैसे हमारे दरमियान शुरू हो। और इसी तरह दिस इज द टूल एंड दिस इज द टेक्निक यू मस्ट हैव इन हैंड, ताकि आप दोनों साइड से खेल सके। इज मेकिंग सेंस? आर यू विद मी? ठीक है, हमने दोनों साइड्स पे रखे। अगर आप एब्सोल्यूट पे चले गए ना, एब्सोल्यूट पे, आप डिफेंस कभी रख ही नहीं सकते। और अगर आप डिफेंस ही इतना स्ट्रांग है तो फिर आपको सूट फाइल करने का फायदा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने आपको उसका लफ्ज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे रखा, एप्लीकेबल। और बिल्कुल सही मोहम्मद ने बताया कि सेक्शन 3 अभी डेवलप हो रहा है, इस पे फाइनलिटी नहीं आई। ठीक है, कई गाड़ियों के मामले में उन्होंने कहा जी ये आपका फोरम नहीं है, कई गाड़ियों के मामले में कोर्ट्स ने बड़ा स्ट्रांग उस पे एस्पेक्ट लिया है, कई फूड आउटलेट्स पे बहुत स्ट्रांग एस्पेक्ट्स लिए। बैंकिंग पे आपने 2 डिफरिंग जजमेंट्स मैंने इसलिए रखी क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है, और सेक्शन 3 से आपने स्टार्ट लेना है कि ये स्कोप में मैं फॉल तो नहीं कहीं आउट कर रहा। अब दूसरी चीज जहां से आप फॉल करेंगे कि अगर आप कंज्यूमर एक्ट पे चले जाएं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, तो उसके अंदर जो आपने सबसे पहले देखना है मैं कंज्यूमर हूं। अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं आप कंज्यूमर हैं कि नहीं, और अगर आप कंज्यूमर हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एंड देन यू सडनली रियलाइज कि मैं कंज्यूमर बनता हूं कि नहीं। सो सबसे पहले जो आपने देखना है, मैं उल्टा चल रहा हूं, मैं आपको सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 पे नहीं जा रहा, मैं सबसे पहले आपको जा रहा हूं 3 पे चले, 2 पे चले, 28 सबसे इंपॉर्टेंट। ये इस सीक्वेंस में आप रख लें, आपको उसकी लॉजिकल कनेक्टिविटी समझ आ जाएगी। कंज्यूमर मीन्स एन एंटिटी, मीन्स अ पर्सन और एंटिटी। अब मैं आपको स्टैट्यूट पढ़ने का थोड़ा सा, आई एम श्योर आप इतने बड़े बड़े बुकला के सामने आप अटेंड कर चुके हैं, ये बहुत माइनर है। द 2 वर्ड्स दैट सडनली हिट यू इज अ पर्सन। अ पर्सन का मतलब एक इंडिविजुअल हो गया, और एंटिटी। नौ पर्सन की डेफिनेशन भी बहुत वसी है, और पर्सन में बहुत ज्यादा इस पे बहस हो चुकी है। एंटिटी की डेफिनेशन में लीगल एंटिटी भी है, कंपनी, कॉर्पोरेट, फर्म, ये सब इंक्लूड होगी। सो कंज्यूमर कुड बी अ पर्सन और अ लीगल एंटिटी। Buys or obtains or lease any product for a consideration, includes any user for such product, but does not include a person who obtains any product for resale and or for commercial purposes. Stop. यही आपको डिफेंस भी मिलता है, यही आपको सूट का भी मिलता है। कंज्यूमर का मतलब जिसने प्रोडक्ट खरीदा, बाय किया, कंज्यूम किया फॉर अ कंसिडरेशन, बट does not include your resale and for commercial purposes। यानी कि आगे रीसेल करने के लिए एक होलसेलर हो सकता है कि नहीं हो सकता, आगे रीसेल करने के लिए क्या उसने टेम्पररी खरीद के आगे बेचा, क्योंकि जो आगे खरीदने वाला है वो कंज्यूमर बनेगा। अगर 2 कंज्यूमर बन गए तो वो एक किस्म का एक अजीब सी सिचुएशन पैदा होगी कि जी मैंने भी खरीदा, इसने भी खरीदा, कंज्यूमर कौन है हममें से? मेकिंग सेंस? सो सबसे इंपॉर्टेंट 3 के बाद
डिफाइन करना अपने आप को। आपका क्लाइंट आता है, चाहे वो किचन मिस किचन है, चाहे वो गाड़ी खरीदने वाला है, चाहे वो बैंक वाला है, सबसे पहला क्या वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है? जो बी है, हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, बी में आता है सर्विसेज। सो एक शख्स आता है लॉयर के पास, क्या वो सर्विसेज खरीद रहा है कंज्यूमर? उस लॉयर की सर्विसेज। क्या मैं लॉयर को सू कर सकता हूं? नहीं, सेक्शन 3 पे जाए। क्या सेक्शन 3 में लॉयर्स का कोई एक्ट है, कोई ऐसा लॉ है जो उसे प्रोटेक्ट करता है कि जी आप इसको सू नहीं कर सकते? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं सू कर सकता हूं अंडर कंज्यूमर एक्ट? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोई लॉज हैं जहां उसको वो इंसुलेशन मिलती है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है? 2-3 अगेन आप इन दो के अंदर अब रह रहे हैं, खेल रहे हैं। मेकिंग सेंस? जब आपने अपने क्लाइंट के पास, आपके पास आना है, आपने सबसे पहले सवाल पूछना है, आपने ये प्रोडक्ट किस लिए किया? अगर आपने अपने घर के लिए, जैसे मैडम ने बताया, सोफा खरीदा है, आर यू डूइंग फॉर कमर्शियल पर्पस? दैट इज फॉर योर ओन यूज। अगर आपने एक होटल में सोफा खरीदा है जिसमें लोग आके बैठेंगे और डिफेंस आपने लेना है कि ये तो कमर्शियल पर्पस के लिए, डज दैट फॉल इनटू कमर्शियल पर्पस? Maybe the sofa is there for the consumers जो के आके बैठेंगे. It's not for commercial purpose. The object of the commercial purpose is उसका रेस्टोरेंट, उसकी होटलिंग, उसका खाना देना, not the sofa. Making sense? So अगर वो एक प्रोडक्ट लेती है जिसको वो कंज्यूम करती है खुद के लिए, या वो शख्स कंज्यूम करता है पर्सनल यूज के लिए, अगर वो कमर्शियल यूज के लिए, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल है, मैं जेल रोड का एक बहुत बड़ा डीलर हूं, मैंने 50 गाड़ियां ली हैं, मैंने 50 गाड़ियां आगे रीसेल करने के लिए दी हैं एज एन एजेंट, मैं इसके अंदर कंज्यूमर हूं कि इसके अंदर फॉर कमर्शियल पर्पज हो? गुड। व्हाई? बिकॉज आपने किसी और कंज्यूमर को लाके देनी। और यही चीज अब आप दूसरी तरफ से जाएं, डिफेंस की तरफ से जाएं। आपका क्लाइंट है जेल रोड का डीलर, वो कहता है जी मुझे बचाओ, मुझे तो टोयोटा से 50 में से 10 गाड़ियां तो मेरी लगी हुई थी, मेरे तो ट्रांसपोर्ट जब मैं कर रहा था, मेरी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट कराची से यहां लग गई हैं। आपने फौरन उसको लेके जाना है कि जी आपने कमर्शियल पर्पस के लिए डिस्क्लोज किया तो मुझे आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट, एंड दिस इज I'm just hypothetically saying, I'm not saying it's actually happening, but you can state that कि जी ये गाड़ियां वो अपने ऊबर के लिए इस्तेमाल करता है, या वो इस्तेमाल करता है अपने लिए, इस्तेमाल करता है अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए क्योंकि वो एंड कंज्यूमर है, इसकी यूटिलिटी, इसके यूजेज उसकी अपनी जात तक महदूद है। कमर्शियल पर्पजेज के लिए वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि कमर्शियल पर्पजेज में कंज्यूमर कोर्ट नहीं आएगा, कमर्शियल पर्पजेज के लिए अदर रेमेडीज अवेलेबल है। मेकिंग सेंस? क्योंकि फिर आप हमेशा उससे बाहर चले जाएंगे। मेरा आइडिया ये है कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे लेके आना, एकेडमिक एस्पेक्ट्स पे मैं लाने लगा तो वील हैव अनदर थिंग। सेक्शन 4 इज लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट। नाउ अगेन, जब आप कंज्यूमर में आपने सेक्शन 3 को कवर कर लिया, सेक्शन 2 में आप कंज्यूमर बन गए कि नहीं? आप सेक्शन 2 के तहत कंज्यूमर हैं, तब आप आगे चलेंगे कि जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा वो, या मैंने जो सर्विस ली, वो किस तरह कंज्यूमर लॉ के अंदर फॉल करेगी। इट हैज टू बी डिफेक्टिव, इट हैज टू बी प्रॉब्लमैटिक, और वो डिफेक्टिव है, इसके अंदर लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन, कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ वार्निंग हैज नॉट बीन गिवन। ये उसके अंदर सेक्शंस बिल्कुल क्लियर लिखे हैं, देयर इज नो एम्बिग्विटी इन दीज। अगर आपने उसको हिट करना है, एंड दैट्स आई एम अज्यूमिंग आप ए हैं, बी हैं, सी हैं, अभी मिस किचन नहीं है, वो मिस किचन डिफेंस साइड पे, आपने उस प्रोडक्ट को डिफेक्टिव फॉल करना है इन चीजों के अंदर। मेकिंग सेंस? सर वो साइड जरा खामोश है। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन, कॉम्पोजिशन, डिजाइन बिकॉज ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी टू एक्सप्रेस वारंटी। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाऊंगा कि आपने जब प्रोडक्ट की को खराब तस्वर करना है,
आपने उसकी वारंटी और गारंटी को भी देखना है, मद्देनजर रखना। रिमेंबर, अ प्रोडक्ट इज वन जिसकी इंप्लाइड या एक्सप्लिसिट गारंटी वारंटी दी होगी। ठीक है जी, 3 महीने की गारंटी है, 1 साल की गारंटी है। शर्ट खरीदी आपने, आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल की गारंटी है कि नहीं है? यस, नो। वारंटी है, फॉरेन वारंटी आपने देखना है कि एक्सप्रेस वारंटी से आगे का टाइम तो नहीं है। बेसिकली वारंटी प्रोडक्ट की सर्विस और उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर होती है, गारंटी होती है सर्विस के ऊपर भी, और किसी चीज के मिसाल के तौर पे आप फाइनेंशियल गारंटी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। वारंटी इज विद प्रोडक्ट एंड उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस। सो आपने वारंटी के ऊपर रखना है। गारंटी मैं इसको कर रहा था, लफ्ज गारंटी यहां यूज नहीं हुआ, ठीक है। एक्सप्रेस वारंटी हो गए, इंप्लाइड वारंटी भी आपने जहन में रखना है। सो प्रोडक्ट पे अगर आप गए, आपने स्ट्रेट अवे उसकी वारंटी को हिट करना है। नाउ डिफेंस साइड, अगर आपने डिफेंस करना है, आपका पहला डिफेंस क्या होगा जी? वारंटी को मद्देनजर रखते हुए। एनी क्लूज? एक्सलेंट। दूसरे ने कहा, दूसरा कुछ कह रहा है? एक्सलेंट। एक्सपायरी। यू सी, इट इज मेकिंग यू कन्फाइंड विद इन अ सर्टन प्रोसेस। सबसे पहले आपने 3 को देखा, 2 को देखा, आप कंज्यूमर आ गए, आपने ये जस्टिफाई करना मैं कंज्यूमर हूं। उसके बाद आपने वारंटी को देखना है और देखना है कि जी किस तरह वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर उसकी वारंटी नहीं है, तब आपके पास भी इसके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट उसके अंदर के कुछ एस्पेक्ट्स हैं सेक्शन 4 के अंदर, ठीक है जी। अब आप, देर आर अदर एस्पेक्ट्स। द सेकेंड एस्पेक्ट कम्स इनटू सर्विस। सर्विस सेक्शन 13 में चला जाए, 4 से आप 13 में चले जाए। 13 लिखा हुआ है जी, लाइबिलिटी। अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस शैल बी लाइबल टू अ कंज्यूमर फॉर डैमेजेस अप्रॉक्सीमेटली, लफ्ज क्या है जी? अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन, नॉट विद सर्टेनिटी, caused by the provision of the service that has caused damage. So the idea is, क्या आप प्रोडक्ट देख रहे हैं कि आप सर्विस देख रहे हैं? अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आपने 4 में अपने अंदर देखना है, और 4 के ऊपर मैं आपको ये देखें, सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपको प्रोडक्ट के अंदर रिटेन करेगा। ये सेक्शंस आपको 4 से 12 तक प्रोडक्ट के अंदर के जो डिफेक्ट्स हैं। अब मैं आपको ये बात इसलिए बावर कर रहा हूं क्योंकि जब आपने केस बनाना है, खुदारा खुदारा खुदारा, एंड दिस इज फॉर एवरी लॉ, और ये मैं जस्टिस क्यूम साहब से सीखा है। आपने किताब उठानी है, सेक्शन 8 है, 6 है, 12 के दरमियान है, यूं देखना है, और उसी के अंदर आपने केस बनाना है। यानी प्रोडक्ट की जो डिफेक्टिवनेस है वो क्लाइंट के कहने पे नहीं जाना, लॉ के कहने पे। ये सबसे की है, इसलिए मैं इतनी तकरीर लंबी कर रहा हूं। अगर आप इसके सेक्शन से बाहर हुए, who will take advantage? Defense. So as a defense lawyer आपने कहना है ये उस प्रोडक्ट की कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं करता। देखा अब आप समझ रहे हैं इसको पढ़ने का तरीका किस तरह। वो मैंने इसके लिए इंटेलेक्चुअल रखी हुई आता है ना, तो मैं उसको इंटेलेक्चुअल डिबेट देता हूं, तो फिक्र ना करें। मैंने वो रखा हुआ है सवाल इसके लिए, क्वेश्चन 3 आप देखेंगे ना, मैंने 2-3 और रखी। ये जो वकील आता है उसको ये फ्लिप गुगली फेंकता है, मैं इसके लिए गुगली रखी हुई। सो इसके बाद आप दूसरी चीज है, मिसाल के तौर पे आप सर्विस से मुतमईन नहीं है। अब वो जो उन्होंने बात की थी ना मेकअप एक खातून का, मैं मजाक में देख रहा था, लेकिन इट डज नॉट फॉल इनटू प्रोडक्ट, इट फॉल्स इनटू सर्विस। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इज वेरी स्पेसिफिक। वो देख लें, लायबिलिटी, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन एंड कंपोजिशन, डिजाइन, इनएडिक्वेट वार्निंग, इसमें से कोई भी मेकअप के सामान पे नहीं लागू हो रहा।
मेकअप लाल रंग का है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, लगाने वाला सर्विस प्रोवाइडर बारीकी देख रहे, आपने बारीकी को पकड़ लिया ना, आपका केस इधर उधर नहीं जाता। और दूसरी तरफ डिफेंस ने क्या लेना है, सर ये प्रोडक्ट का मामला ही नहीं तो सर्विस का मामला था, इन्होंने मांगा ही प्रोडक्ट है, यानी रिलीफ ही उन्होंने प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट में नहीं है ना, आप सर्विस में जरूर होना चाहिए। सो 13 जो है ना वो सर्विस के अंदर आ जाता है, और सर्विस के अंदर है जी लाइबिलिटी फॉर फॉल्टी और डिफेक्टिव सर्विस। और हम 13 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। A provider of service shall be liable to a consumer for damages proximately caused by the provision of service that have caused damage। यानी कि आप अगेन शुरू का लेक्चर, इंजरी, रॉन्ग, डैमेज। अब आपको सारी मेरी बातें ना कन्वर्ज होती नजर आएंगी। पहले आपको थोड़ी बिखरी हुई नजर आएंगी, अब आपको इंशाल्लाह जब हम सेक्शन के एंड तक पहुंचेंगे आपको इसकी क्लैरिटी, कंज्यूमर की, इसको किस तरह हिट करना है, अट्रैक्ट करना है, अटैक करना है। मैंने आपको 2-3 ऐसे जुबानी रट्टा लगा दिया कि आप बाहर जाएंगे ना, आप 3 को नहीं भूलते। सेक्शन 3, 2 और उसके बाद सीधा आपने 4 को देखना है, 13 को देखना है। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो 28 लगता है, क्योंकि मैं 28 से बैकवर्ड आता हूं, लेकिन अभी आपके लिए। और स्टैंडर्ड प्रोविजंस ऑफ सर्विस, ये 14 मैंने इसलिए लिखा है, ये डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। डिफेंस, वाई? इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन। एक स्टैंडर्ड, एक म्यार मुतय्यन हो गया सर्विस का। जिस तरह टीसीएस का म्यार मुतय्यन है, पिज्जा वाले का म्यार मुतय्यन है, खाने का म्यार, उसकी सर्विस का म्यार मुतय्यन है कि नहीं है। गाड़ी की प्रोवाइड करना टाइमली और गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस का म्यार मुतय्यन है, उनकी बुक में वारंटी के अंदर मुतय्यन है। ये मैं आपको डिफेंस दे रहा हूं। जब चीज मुतय्यन है तो आपकी ग्रज उस मुतय्यन के ऊपर, अबव और आउटसाइड होनी चाहिए कि जी मुझे ये मुतय्यन स्टैंडर्ड नहीं मिला, यानी कि प्रूफ करना क्लेमेंट के लिए, प्लेंटिफ के लिए डबल मुश्किल। आप स्पिन देख रहे हैं? नाउ मेकिंग सेंस? अब मैं आपको कन्वर्ज करता नजर आऊंगा सारी डिस्कशन को कि एक तरफ वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रेगुलेटेड बाय स्पेशल लॉ, हम प्रोविजन और फेडरल, द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय सच स्पेशल लॉ। यानी कि आपका लॉ नहीं, अगर उसकी स्टैंडर्ड का प्रोविजन, सर्विस का प्रोविजन एक लॉ के अंदर मुतय्यन है, फूड के अंदर है, फूड अथॉरिटी के अंदर मुतय्यन है, टीसीएस के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर मुतय्यन है, या उसकी प्रॉमिस या वारंटी किसी फेडरल प्रोविंशियल लॉ के अंदर मुतय्यन है, आप अपनी आर्बिट्रैरिली अपनी सर्विस अपना कोई नहीं मुतय्यन कर सकते। मेकिंग सेंस? ये डिफेंस है। सो 13 एकदम से आपको आता है हाउ टू अटैक दिस, और उसके ऊपर आ जाता है हाउ टू अटैक द सर्विस डिफेंस के अंदर। सो अगर आपने दोनों साइड से देखना है, आपने डिफेंस को भी देखना है कि कहीं ये स्टैंडर्ड मुतय्यन तो नहीं है, कहीं मैं फंस तो नहीं रहा। अगर मैं फंस रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए वो स्टैंडर्ड किस तरह वायलेट होता है। आगे मैं आपको बताता हूं। अब मेरा यहां पे अभी मेंबर साहब हुआ है, ऑनररी मेंबर साहब, तो मैं इनको वो फ्लिप फेंकूंगा, स्पिन जो मैंने रखी हुई है वो ये है कि प्रोडक्ट के लिए इस लॉ में बहुत क्लियर गाइडलाइंस है। प्रोडक्ट अगर आपकी खराब है, मेरी ऐनक, मोबाइल, लेट्स टेक मोबाइल, आजकल वो बड़ा प्रॉब्लम है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि मोबाइल प्रोडक्ट है तो मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशंस भी लिखी हुई। एंड सडनली वी सी पार्ट 4 में प्राइसेस टू बी एग्जिबिटेड एट द बिजनेस प्लेस, रिसीट टू बी इशूड टू द परचेजर, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। सर ये आपके लिए जो आप वारंटी की बात कर रहे थे ना, और अदर देन दैट रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी अगर कागज पे लिखी है
you are going to go and seek a return and refund of a mobile, of a car, of any product that you buy. So प्रोडक्ट के अंदर 4 से 12 तक वो बड़ी एक डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव किस तरह है, और मैन्युफैक्चरर की ऑब्लिगेशंस यहां पे लिखी हुई है। यानी कि अगर गाड़ी मैन्युफैक्चरर हुई है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर हुआ है या कोई हुआ है, उसके अंदर की ऑब्लिगेशंस हैं, क्या वो ऑब्लिगेशन मैन्युफैक्चरर वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि आप अगर डिफेंस ले रहे हैं तो आप लेंगे कि जी मैन्युफैक्चरर ने रिटर्न और पॉलिसी मुतय्यन की हुई थी, इन्होंने उसकी पाबंदी नहीं की, ये एक्सपायरी डेट्स के बाद आए हैं। इज दैट क्लियर सर? क्योंकि प्रोडक्ट से चलेंगे प्रोडक्ट बनाने वाले पे। सबसे पहले अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, आप सीधा जाएंगे प्रोडक्ट 4 से 12, क्या प्रोडक्ट में क्या क्या डिफेक्ट्स है। और मैं इनकी गैर मौजूदगी में दोबारा रिपीट करूंगा, जज साहब से मैंने ये सीखा है कि जी वो किताब से पढ़ते हैं और उसको वहां लिखते हैं, अपनी तरफ से नहीं कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, रंगीन नहीं था। किताब में अगर लॉ में कहता है कि ये डिफेक्ट है, आपने वही डिफेक्ट लिखना, वही अल्फाज इस्तेमाल। दैट इज वाई इट्स देयर, दैट इज वाई इट विल हिट यू एंड इट विल बी एयर टाइट। और अगर प्रोडक्ट है तो मैन्युफैक्चरर भी होगा, मैन्युफैक्चरर की ऑब्लिगेशंस आपने मैन्युफैक्चरर को हिट करना है इन क्लॉजेस के अंदर। डिफेंस इन्हीं क्लॉजेस को आपने प्रोटेक्ट करना है कि जी ये तो सारा क्लियरली रिटन है, इन्होंने वायलेशन की है। एग्जांपल कि जी मोबाइल अगर आपने गिराया तो जिम्मेदारी किसकी है? ये वाला मोबाइल आपने ये देखा है कि नहीं सही वर्किंग कर रहा, तो अब मैं वो चीज ली है जिससे परचेज किया उसको क्लेम करूंगा जो इसका मैन्युफैक्चरर। सर आप ही के सवाल को उल्टा चलते, सेक्शन 3 आप कर सकते हैं कंज्यूमर के तौर पे, सेक्शन 2 आप कंज्यूमर हैं कि नहीं? कमर्शियल पर्पस के लिए तो नहीं लिया, आपके पास रसीद है कि आपने लिया, आगे चलते। यस, प्रोडक्ट की डिफेक्टिवनेस देख लें। और अगर मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में नहीं है, देन अगेन वी विल नॉट गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, विल गो कि जी जो प्रोडक्ट बेचने वाला है अब उसको हिट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर 21 के अंदर ये भी है थोड़ा सा, ये मैं इसलिए आपको अलग रखा है, ये अलग है, ये आपका ई कॉमर्स ऑनलाइन के अंदर बहुत इफेक्टिव है, ये बाहर के लिए भी इफेक्टिव है। अखबार इश्तिहार है, या आपको कोई फॉल्स क्लेम करता है दुकान के बाहर कि जी ये जूती जो है ये एक्चुअल, मैं नाम नहीं लेता चलें, एक्चुअल क्लार्क है या एक्चुअल एडिडास है, ठीक है। फॉल्स, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग। इसको थोड़ा सा बड़ा करना, जूम कर ले, चलो इसको जूम करते। लास्ट लाइन जी, आर यू विद मी? ये मैंने सिर्फ आपको लगाया कि अगर आपने किसी को टारगेट करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल है ऑनलाइन के अंदर, कई अगर देयर इज समथिंग विच इज मिसलीडिंग, फॉल्स, लुक एट द वर्ड्स, फॉल्स, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव, 3 चीजें आपके पास हिट करने को हैं। उसकी आगे डेफिनेशंस दी हुई है, मैं उस पर नहीं जा रहा इस वक्त क्योंकि एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, प्रैक्टिकल रखनी है। अगर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है या ऑनलाइन कोई क्लेम कर रहा है, मैं आपको वो केस भी दिखाता हूं, उसमें ऑनलाइन वो क्लेम कर रहा था, ठीक है जी। आई डोंट नो वेदर आई हैव टाइम फॉर दैट और नॉट, सॉरी। तो उसके अंदर आपने इसको अलग ट्रीट करना है। 3 आपने देखा स्कोप है, कहीं मैं किसी और लॉ के ऊपर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहे। 2 में जाएं, कंज्यूमर हैं, आपका डिफेंस क्या है, ये कंज्यूमर नहीं है। उसके बाद आप प्रोडक्ट पे आए, प्रोडक्ट के बाद आप मैन्युफैक्चरर पे आए। आपके केस में मोबाइल का मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए उसकी जो वारंटी वगैरह या तो वो शॉप देगा या वारंटी नहीं है। फिर भी आपने देखना है कि कई कागज के पीछे वारंटी, इंप्लाइड वारंटी तो या कहीं लिखी तो नहीं है। अगर वारंटी से बाद में आप जाके देखते हैं, मिसाल के तौर पर वो कहेगा जी मेरी वारंटी है 15 घंटे की, 15 दिन है, ठीक है। उसको चैलेंज किस तरह करना है वो भी एक, क्योंकि लॉ के अंदर भी आपके पास प्रोविजन है कि 15 दिन के अंदर आप चैलेंज कर रहे हैं, और अगर 15 दिन बाद जाते हैं तब भी आपके पास एक
डिफेंस ये लेगा कि जी 15 दिन बाद आए हैं, आपने उसके अंदर 15 दिन को किस तरह कवर करना है वो एक और टैक्टिक है। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम के जी ये आपका है, लेट्स से वो मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में है, इट्स अ जापानीज असेंबलर ऑफ अ कार, यू गो एंड यू सी इन सेक्शन के जी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरर क्या उसकी लाइबिलिटीज हैं जिससे आप उससे उस पर क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल लॉ, इट्स अ वेरी, जैसे आप कहते हैं टेक्निकली तो मैं नहीं इसको कहूंगा, इट्स लाइक अ कंप्यूटर, अगर आपने सही बटन दबाया आपको सही आउटपुट आई। लास्ट लाइन, अगर आपने सही इसको अप्लाई किया आपको सही रिजल्ट आएगा, दूसरा निकल नहीं सकेगा। अब इसी केस को मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल थोड़ा ताकि टू मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग, 420 और 406 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऑफेंसेस हैं। 400 सॉरी पीपीसी में 406 अमानत में खयानत और 420 है मुझे फ्रॉड हुआ। सो एक जजमेंट है जिसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि आप पहले डिसाइड करिए 420 है कि 406 है, कि यानी कि आपको बेवकूफ बनाया कि आपने अमानत में खयानत की। अमानत में खयानत का मतलब है आपने उसको दिया सोच समझ के, तो 420 ही तो ना हुई। यू सी, दोनों ऑफेंसेस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह आपने सोचना है डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन थी, उसको कॉन्ट्रडिक्ट ना कर देना कि जी मैंने प्रोडक्ट ले तो लिया और मैं 3 महीने बाद मुझे पता लगा रंग सिल्वर है। नहीं, 3 महीने आप कलर ब्लाइंड तो नहीं थे, आपने उसी वक्त लिखता है जी आई एम नॉट हैप्पी विद द कलर, दिस इज नॉट व्हाट आई प्रॉमिस्ड, प्लीज गिव मी इन ल्यू ऑफ दैट। मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं, मैं डिफेंस ये लूंगा कि आपको 3 महीने बाद खत्म आया, प्रोडक्ट वारंटी एक्सप्रेस्ड एम्प्लॉयड है कि बाहर है, उसकी वारंटी के बाहर अगर आप आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ये मेरा डिफेंस है। कमिंग बैक टू, मैं थोड़ा सा इसको सम अप कर दूं, सेक्शन 2-3 क्रिटिकल है और 4 से 21 तक आपकी स्ट्रैटेजी है कि आपने केस को किस तरह पकड़ना है या डिफेंड करना है। मैं आपको सम अप कर रहा हूं, मैं एक एक सेक्शन पे नहीं जा सकता, इट इज टू वाइड। 3, 2 एंड सडनली यू जंप फ्रॉम 4 to 21, मेकिंग सेंस सर? आपने इसको अटैक किस तरह करना है, आपने इसको डिफेंड किस तरह करना है, इसके अंदर सोल्यूशन है। मैं कहता हूं कि जी 4 के बाद 2-3 के बाद आप 28 को पढ़ के फिर डिटर्मिन करें। 28, कंज्यूमर हु हैज सफर्ड डैमेज, हिट इज आप क्या पकड़ रहे हैं, डैमेजेस, और डैमेजेस अथॉरिटी इन अदर केसेस शल बाय रिटन नोटिस, दिस इज द की, शल बाय रिटन नोटिस, शल इज बाइंडिंग, मैंडेटरी, there is no may, there is shall, you have to give a what, written notice, because it is mandatory, it is binding on you. A call upon a manufacturer or service provider or provider of services that a particular product is defective or faulty, is defective or faulty, or the conduct of the manufacturer or provider is of the provision of this act, contravention of the provision of this act, and he should remedy the defects, one, or give damages where the consumer has suffered damage, or the जी अच्छा 2 पे आ जाए, within 15 days of the receipt of the notice, reply thereto. This is for defense. You receive a notice, कितने दिन है आपके पास? 30 दिन नहीं है, कई अदर लॉज में 30 दिन के अंदर आपने नोटिस का जवाब देना है, इसके अंदर 15 दिन है। तो मोमेंट यू आर ऑन द डिफेंस साइड, आपने लीगल नोटिस पूछना है, जी आपको लीगल नोटिस आया था? हाँ मुझे आया था, मुझे याद नहीं, घर छोड़ आया। द एंटायर केस विल रिवॉल्व अराउंड व्हाट, द लीगल नोटिस, बिकॉज द लीगल नोटिस इज द ग्राउंड जिस पे आपने डिफेंस बनाना है अपना। आप कह सकते हैं लीगल नोटिस की जुरिस्डिक्शन या जो भी आपके डिफेंस है वो लीगल नोटिस के अंदर उसने लिखे होंगे। मैं आपको लीगल नोटिस का जवाब भी दिखाता हूं। No claim shall be entertained by a consumer unless the consumer or authority has given notice under this, provides proof that the notice was duly delivered. कोरियर करना और कोरियर की रसीद रखना, प्लीज कोरियर की रसीद रखना।
has not responded thereto, a claim by the consumer authority shall be filed within 30 days of arising the cause of action. Claim by the consumer, again plaintiff या claimant, कितने दिन के अंदर, और क्या लफ्ज लिखा है, cause of action. You must in your legal notice develop a cause of action. इसको उल्टा पढ़े, एक्शन का वजह, मैं क्यों एक्शन ले रहा हूं, कॉज ऑफ एक्शन. अगर आपने डिफेंस लेना है, आपने डिफेंस हिट करना है, कॉज ऑफ एक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. अगर आपने क्लेमेंट हैं, आपने क्या हिट करना है, कॉज ऑफ एक्शन. ये था, क्या एक्शन था, 4 से 21 तक. और लीगल नोटिस भी दिया, कोई जवाब नहीं आया. कॉज ऑफ एक्शन 2, 3, डिस्पाइट मैंने उसको कहा ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, फॉल्टी है, आप मुझे चेंज करके दें एज पर कंज्यूमर लॉज, या मुझे रिप्लेस करके दें, मेरे डैमेजेस दें. क्या नहीं आया जवाब, नहीं आया. कॉज ऑफ एक्शन एग्जिस्ट, परसिस्ट टिल टुडे. ये हम किसी प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो अपने वारंटी कार्ड में लिखा होता है कि 7 डेज के अंदर अगर आप क्लेम कर सकते, तो क्या आप उन 7 डेज को देखेंगे या 30? आपका जो डिफेंस है वो 7 डेज लेगा जिस दिन आपका प्रोडक्ट चला गया, उसकी वर्डिंग्स पे आपने जाना है, नॉट दी 7 डेज. क्योंकि ये आप 2 साल बाद भी कर सकते हैं. 2 साल बाद मैं मोबाइल को कहूं जी ये काम नहीं कर रहा, तो 7 डेज 2 साल बाद शुरू होंगे कि उस वक्त से शुरू होंगे. प्रोडक्ट आते ही मतलब रिकॉर्ड होता है, मंगाते हैं ऑनलाइन, मंगाते हैं अभी खराब है, ठीक है, तो फिर वो 7 डेज काउंट करेंगे या ये 30? मैं आपकी बात को नहीं समझा. 7 डेज सर बात सुनना, मैं आज मंगाता हूँ ना, ठीक है, तो फिर उनकी जो लिखा होता है जो टर्म एंड कंडीशन में कि अगर ये ओके, मैं इसका जवाब आपको कितनी देर बाद पता लगा वो फॉल्टी है, पता चल ही गया, कितनी देर बाद, 5 दिन 6 दिन ले ले. 6 दिन के बाद आपने मुझसे रब्ता किया, मैंने लीगल नोटिस भेज दिया, ठीक है जी. 6 से 7वें दिन से लेकर 30 दिन के अंदर ये है, 7 दिन के अंदर और 30 दिन के अंदर क्लेम बाय द कंज्यूमर शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम अराइजिंग द कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ 6ठे दिन, उसके कितने दिनों तक, 30 दिनों तक. ये टिप लिख लें, आपने इसको कहना है जी कॉज ऑफ एक्शन स्टिल परसिस्ट टिल डे. वो आपको लिमिटेशन के अंदर या आपकी कॉज ऑफ एक्शन के बाहर आ जाए, लाने की कोशिश करेगा डिफेंस. आपने कहना मैं तो आज भी परसिस्ट करता है. उसके लिए जो मोहम्मद बता रहा है ना कि जी उस दिन फिर कॉज ऑफ एक्शन था जिस दिन मैंने डब्बा खोला, उस दिन भी था जिस दिन ये काम करना शुरू हुआ, और उस दिन भी था जब मैंने इनको राब्ता करके कहा कि जी आपकी इंप्लाइड या एक्सप्लिसिट वारंटी एग्जिस्ट करती है, आप ठीक करें. उन्होंने मुझे जवाब में दिखा, ये लिख लें, ये टैक्टिक है. उन्होंने कहा जी हम आपको 5 दिन में बताते हैं, 10 दिन में. आज तक वो 10 दिन में मुझे नहीं बता रहे, मैं रोज फोन कर रहा हूं. सो आप कॉज ऑफ एक्शन को खींचते जा रहे हैं ताकि वो कहीं डिफॉल्ट के एरिया में ना आ जाए. मैं क्विकली आपको बताऊं, मैंने जो आपसे कमिट किया था ना कि मैं आपको पहले इसका लेआउट बताऊंगा, जो मैंने अभी तक बताया था सेक्शंस, इतने सेक्शंस पढ़ाने का फायदा नहीं. मैंने आपके फिंगर टिप्स पे ले आया हूं. कौन से सेक्शंस हैं जी, 3, 2, और सीधा मैं गया हूं जी कि आपने जो फेंसेस जो उसको इंजरीज ढूंढनी है 4 से 21 तक ढूंढनी है, और कौन सा सबसे क्रिटिकल है, 28. उसके बाद मैं आपको जो ले आता हूं, हाउ देन वी बिगिन फाइलिंग अ केस, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि 28 पढ़ने के बाद जो हमारा सारा जो दारोमदार है ना, वो हमारा ये है प्रोसीजर एज ए कंप्लेनेंट. ये प्रोसीजर है, आपने लीगल नोटिस देना है एज पर सेक्शन 28. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्री ट्रायल, आपने उसको एक लेटर जरूर डालना है कोर्ट में कि जी मैंने ये दावा डालने के बाद मैं, अगर मुझे ये ₹1,00,000, 2 लाख, 3 लाख विद डिफेक्टिव प्रोडक्ट, या मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दे, मैं वापस ले लूंगा. ये जरूरी है. ये प्री ट्रायल 29 है, सेटलमेंट एट प्री ट्रायल स्टेज, एंड फाइलिंग आपने कर दी. मेरा मतलब है आपने फाइलिंग केस कर दी है, लीगल नोटिस दे दिया. अब मैं ले रहा हूं प्रोसीजर एज ए कंप्लेंट, आपने केस फाइल कर दिया, ठीक है जी. आपने उसके बाद एक एप्लीकेशन 29 के अंदर देनी है कि जी अगर एज ए कंप्लेनेंट मुझे, अगर ये आउट ऑफ कोर्ट करना चाहता हूं
और अगर ये मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दे और अगर मेरी कंपनसेशन कर दे, मैं हटा दूंगा. दिस इज गोइंग टू हेल्प योर केस. सर लीगल नोटिस मैं उसका भी भेजने के बाद जरा वो निकालता हूं. कितने दिनों के अंदर नहीं जी, कॉज ऑफ एक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर आपने करना है. 30 दिन के अंदर, कॉज ऑफ एक्शन के 30 दिन के अंदर आपने लीगल नोटिस दिया, लीगल नोटिस को कहा इसके अंदर करें, उस तारीख से आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया. ठीक है, आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू है, उसके 30 दिन के अंदर इसको प्रोलॉन्ग ना करें. या आप लिखें कॉज ऑफ एक्शन परसिस्ट कर रहा है. अगेन मैं वो ला रहा हूं, कॉज ऑफ एक्शन इज द ट्रिगर पॉइंट. कॉज ऑफ एक्शन परसिस्ट कर रहा है जी रोज, फिर आपका वो डे पे आएगा, क्योंकि जो डिफेंस है वो लिमिटेशन को करेगा कि जी ये 30 दिन के अंदर फाइल नहीं हुआ था. ये लीगल नोटिस का एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लीगल नोटिस किस तरह. ठीक है जी, क्लाइंट का नाम ना आ जाए. ये लीगल नोटिस का जवाब आया है मुझे, ये मैं भी ये भी दिखाना चाहता हूं, व्हाट नॉट टू डू. 5 सफ़ों में, हाँ मैं आपको दिखाता हूं. और उसने इसमें एडमिट 6 सफ़ों में, लगता है आपने बहुत दुखा दिया था उनको. नहीं, उसने लिखा है, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना. बताइए. एक सेकंड. दिस इज अ सैंपल ऑफ अ लीगल नोटिस. ठीक है जी, आपने रेफरेंस देना है. लीगल नोटिस, डिफेक्टिव मिसलीडिंग सर्विस, defective practices, indecent behavior, and the notice regards the return of the equipment, machines, without removing, tampering or copying any sensitive data or removing any parts from the above. ठीक है, ये सारा उस पर लिखा है कि जी आपने विजिट किया. अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी हमने लिया हार्ड ड्राइव और प्लॉटर के अंदर इक्विपमेंट्स डली. वो प्लॉटर के अंदर इक्विपमेंट्स फेल हो गई, काम नहीं किया विद इन एक्स डेज, और हमने उनको इतला दी और उन्हें कहा जी आप इसे रिप्लेस करें. नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं प्रोडक्ट पे जाता, मैं सर्विस पे गया. वही सवाल जो आपके पास है, क्या मैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट पे जाऊं, डिफेक्ट अनफेयर प्रैक्टिस पे जाऊं, या तीसरा कौन सा है जी, सर्विस पे जाऊं. आई चोज सर्विस. कि प्रोडक्ट आपने जहां मर्जी से लिया, उसकी वारंटी है नहीं है, मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता था. मैं गया हूं कि जी आपका काम था इसको चलाना, इसकी रिपेयर करना. मैंने हिट किया है रिपेयर के एस्पेक्ट. उसकी सर्विस क्या? उसकी सर्विस थी, उसकी सर्विस थी कि ही विल रिपेयर इट एंड फिक्स इट एंड गिव मी एन वर्किंग कंडीशन. सो आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम कि वो सेकेंड हैंड पार्ट डालता है, फर्स्ट हैंड पार्ट डालता है. मुझे चाहिए सर्विस. ये स्ट्रैटेजी इसमें ली गई है. और इन ल्यू ऑफ दैट, और अगर मैं प्रोडक्ट पे जाता तो वो वारंटी से एक्सीड हो चुका था टाइम. वो वारंटी थी 15 दिन के अंदर. दुकानदार ने दी हुई. दुकानदार ने दी, उसने दी थी कि जी 15 दिन के अंदर आप चीज लाएं. सो अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर जाता तो एक्सप्रेस वारंटी जो दी हुई है, मैं उसके अंदर फॉल नहीं करता. एक्चुअली क्लाइंट की गलती थी कि उसने उसको बहुत देर तक इंगेज रखा और वारंटी के बाद उसे बताया. खराब वो पहले दिन ही होगी. सो मैंने उसको वीक विकेट के बजाय, दूसरा यह था कि ये वेबसाइट से ये आदमी किया था, तो मैंने अनफेयर प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव और फॉल्स के अंदर इसको पिक किया कि आप मिसलीडिंग सर्विसेज दे रहे हैं, आप है ही नहीं. क्योंकि वो साथ साथ कुछ 6-8 और प्रोडक्ट्स भी दे रहा था, यानी कि जो उससे दाव लगता है वो आ जाए उसके पास. मुद्दई की जानिब से दायर करदा मज़कूरा बाला केस इंतहाई मस्ख़ाखेज़ और हैरत अंगेज है, जिसमें मज़ाइका खेज़ हैंडराइटिंग अच्छी है यार. उनको अपने से एक पैराग्राफ डॉक्यूमेंट्स केस के मंदर मुख्तलिफ नेक्स्चर्स और बेशुमार खुद तख्लीक करदा फ्रॉड पर मबनी जाली शहादात का मजाक उड़ा रहे हैं. एक कहावत है, एक चोर नारे चचर 200 जिनकी इंतहाई सोच, अयार और इज्तमाही प्लानिंग के बाद आपस में रब्त बनाए बुरी तरह नाकाम हुआ. लीगल नोटिस जो आज तक मिला ही नहीं. केस मतलब बेसिकली ये आप देखें, ये जवाब उसने दिया है नॉन मेंटेनेबिलिटी और जुरिस्डिक्शन को चेक करने, डिफेंस के लिए.
आपको मैंने थोड़ी सी देर में डिफेंस का एक स्ट्रैटेजी बना दी, मोटी मोटी। आप इधर तक है कि आप कंज्यूमर केस आप आराम से कंफर्टेबली पकड़ सकते और डिफेंस बना सकते हैं। क्या डिफेंस है जी इस केस में? अच्छा नहीं, ये बस मुझे अलाउ नहीं करना चाहिए, मैं फंसी ना जाऊं। डिफेंस क्या बन सकता है सर? लास्ट लाइन, एनीबॉडी? एक वारंटी नहीं है। मैं बता दूं? नहीं नहीं, लिमिटेशन 30 दिन से बाहर इसने फाइल किया, ठीक। और क्या बता सकते हैं आप? और जी सोचें। सेक्शन 28, डैमेजेस हुए ही नहीं, वेरी गुड, कंज्यूमर ही नहीं है। अब मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं ये चीज, ये कब फाइल होता है जी? 13/8, ठीक है जी, 13/8/18। और लीगल नोटिस की तारीख हम देख लेते हैं, 30 दिन के अंदर कोशिश करें आप जमा करें। This notice has been issued to carry out necessary action at your end to reply within 15 days from the date of this notice. Again, ये किधर लिखा था? 15 days, 28/2, एक्सीलेंट, वेल डन। मैं उसकी रेप्लिकेट कर रहा हूं। मेरी तरफ से जब चला गया तो वो स्टार्ट हो जाता है। यार ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है कि असल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जब वो रिसीव करता है आपकी डेट शुरू होती है। मैं आपको एज ए लिमिटेशन के अंदर बता रहा हूं, जिस दिन आपने भेजा आप उस दिन से शुरू करें। बट आई वुड सजेस्ट गो ऑन द डेट यू हैव, आपकी जो उस पे है रिसीट, कोरियर की रिसीट है, बिकॉज उसमें प्रूफ ऑफ रिसीट मांग रहा है, ठीक है वो कह रहा है, लेकिन वो प्रूफ ऑफ रिसीट के ऊपर से आपको 30 डेज का कह रहा है, 28 पे चलो। बट मेरा कॉज ऑफ एक्शन, इसीलिए मैंने आपको लफ्ज वो लिखवाया है, आप कहें स्टिल कंटिन्यूज टिल डेट। आज भी किया है मैंने, उसको फोने किए हैं मैंने। अगर आपका टाइम हो रहा है, मैं आपको एक और टेक्निक दे देता हूं, आप एक और लीगल नोटिस दें और उसमें वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करके गए कि जी वो वर्डिंग से ये मुराद है कि जी आपको मैंने फोन पे भी राब्ता किया, आपने मुझे कमिट किया या नहीं किया, या आपने उसके बाद कहा कि जी वी विल रिवर्ट बैक, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस डेट, ताकि आपके वो लीगल नोटिस becomes relevant until date and effective instead of having the earlier one. जो नोटिस की डेट थी वो 14/7 थी रिसीट की, 13/8 को फाइल होके जज के रिसीव हो चुका था केस। सो बी केयरफुल, डू नॉट गो बियॉन्ड, इवन इफ यू नो लॉ विल स्टेट, यू डू नॉट वांट कि डिफेंस जो है एक एप्लीकेशन डाल दे कि लिमिटेशन से एक्सीड करता है, और आपका केस बजाय मेन एविडेंस फ्रेम और एविडेंस पे चलने के बजाय इस बहस में 6 महीने और लटक जाए कि जी लिमिटेशन में था नहीं था। 30 दिन फ्रॉम व्हाट डेट? कॉज ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, मैं कहूंगा फ्रॉम द डेट यू सेंट आउट द नोटिस, और कोरियर पे जो डेट लिखी है ये डिफेंस है जी। ये अगर आप नोट करना चाहें, एक तो बहुत है कि इंटरम ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील रिवीजन नहीं है, रिट है आपके पास। अच्छा, अब अगर ये है इसका मतलब है तेज होना चाहिए लॉ, इसको इफेक्टिवली तेज होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी इसका फैसला हो। लेकिन इसके अंदर पीनलाइजिंग डिलेइंग टैक्टिक्स को पीनलाइज करने के लॉज नहीं है। सो जज के पास कोर्ट के पास लिमिटेशंस हैं कई जगह पे। सेक्शन 3 शुड बी चेंज और गिव इट मोर इन्फोर्सिंग पावर, कीपिंग इन व्यू सम ऑफ द अदर लॉज होल्ड, जो मोहम्मद का पॉइंट था उसी को। अच्छा, एविडेंस के लिए प्रोडक्ट डिफॉल्टी इज डन थ्रू सैम्पलिंग एंड मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द एक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू सर्विस प्रोवाइडर्स नो स्टैंडर्डाइजेशन इज अवेलेबल एंड ओनली मीन्स टू रिकॉर्ड एविडेंस थ्रू ओरल और थ्रू डेपोजिशन। यानी कि आपका वर्बल है, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट से अगर आप प्रोडक्ट पे चले गए ना, आपके लिए उसको सैंपल लेना, स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा आपके लिए, सर्विस वेग है। सो टिल्ट बहुत ज्यादा, सर्विस आसान है और प्रोडक्ट बहुत मुश्किल है। सो दिस इज अ इम्बैलेंस जो मुझे नजर आया। सेक्शन 3 अलाउज प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर और देयर राइट्स। इज डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स अ सिविल मैटर? सो इट्स अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऑल्दो कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स, बट अगर आप राइट्स पे चले गए तो वो तो सिविल मैटर आता है, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स बहुत भट्ट साहब ने इससे बेहतर कोई नहीं है
is a civil jurisdiction and not a special matter, or execution of judgment or implementation orders of the consumer court, another area to look upon, because आपकी execution ही नहीं है या आप अपने orders को implement नहीं करा सके, damages receive नहीं कर सके, तो फिर इसका effective होना भी आपको, इसलिए प्री ट्रायल पे जो नोटिस आप मतलब ट्रायल करने के बाद 29 सेक्शन 29 में आपने कहना जी आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो, वो लेटर आपको हाई कोर्ट तक हेल्प करेगा कि जी मेरी हमेशा इस्तदा थी कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें और आपकी इस्तदा नहीं थी कि ये नहीं करना चाहते थे। उससे ये होगा कि आपकी जो लीगल फीस होगी आप जस्टिफाई होंगे उस लीगल फीस को लेने के लिए, बिकॉज उसके बाद से जो कॉस्ट होगी वो डिफेंडेंट यानी कि या डिफेंडेंट या जो भी केस हारता है उसके जिम्मे होगी। मेकिंग सेंस? सो मैं आपको इस एंगल पे कर रहा था इसको प्रैक्टिकल कराना, इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स अपनी जगह, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत जबरदस्त है। अगेन टेक्निकल अगर आप इसको कर जाए तो आप अपने सिविल सीपीसी और डिफरेंट मुकदमों को भी इसी तरह लेके चलेंगे कि लॉ के अंदर अंदर रहते हुए इसको खेलना। थैंक यू वेरी मच।